इंडिया को एक डायबिटिक कैपिटल बताया गया है, ठीक है। तो डायबिटीज रिलेटेड जो आई डिजीजेस है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, वो हम काफी देखते हैं आजकल अपनी ओपीडीज में। जो मेन टाइप ऑफ ग्लाकोमा है, उसमें सिम्टम्स बहुत अर्ली डिटेक्ट नहीं होते हैं, जब तक कि एक एडवांस डैमेज भी हो सकती है नर्व में। काफी लोग बिना मतलब के यूज करते हैं फोन का, मतलब जी। एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन काफी हमें ये भी मानना पड़ेगा काफी लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब जरूरत बन चुकी है जिंदगी की। जी, मोबाइल से अच्छा हमेशा एक टैब है, टैब से अच्छा एक लैपटॉप है, यानी कि बिगर द स्क्रीन इट्स बेटर। आई रबिंग से एक बहुत ही एक आई की डिजीज जिसको हम केरेटोकोनस बोलते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा कश्मीर में ही पाया जाता है। एक स्टूडेंट है अभी जिसका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है, जब वो चश्मा लेने जाएगा तो उसे क्या पहला क्या उसकी डिमांड करनी चाहिए कि ARC कौन सा? ग्लासेस। नाजरीन, आप सबका फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं कश्मीर लाइफ के सिलसिले द डॉक्टर्स लाउंज में। आज का मौजू होगा आंखें। आंखें एक इंसान की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिन्हें हम काफी वक्त तक सीरियसली नहीं लेते, और जब वक्त आ जाता है डॉक्टर के पास जाने का तब तक काफी देर हो चुकी होती है, तो चश्मा लग जाता है या सर्जरी करानी पड़ती है या काफी और इलाज कराने पड़ते हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं आज एक सीनियर ऑप्थेमोलॉजिस्ट जम्मू एंड कश्मीर से, डॉक्टर सुमेरा मजीद सरगर, जो कि क्लिनिकल हेड भी हैं शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। बेसिक सवाल से शुरू करूंगा। आप काफी वक्त से पेशेंट्स देख रही हैं कश्मीर में, अभी सबसे कॉमन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है लोगों की आंखों के हवाले से अगर बात करें जो कश्मीर में चल रही है और काफी ज्यादा परेशान करती है लोगों को? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि कश्मीर में हम क्या ज़्यादा देखते हैं रोज़ ओपीडी में, तो सबसे पहले होगा रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें हम चश्मे का नंबर देखते हैं पेशेंट्स में, ठीक है। चश्मे के नंबर काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट्स को दूर का कम दिखता है या नज़दीक का दिखता है, या कोई और रिफ्रैक्टिव एरर है। दूसरा है कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं या कश्मीरी में जाल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बीमारियां लाइक ग्लाकोमा, ऐसी बीमारी है कि इंसान को पता भी नहीं चलता है। यूजुअली हमें हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स आते हैं तब पता चलता है, क्योंकि इनके इनिशियल सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। आपको पता है कि इंडिया को एक डायबिटिक कैपिटल बताया गया है, ठीक है। तो डायबिटीज रिलेटेड जो आई डिजीजेस है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, वो हम काफी देखते हैं आजकल अपनी ओपीडीज में। सिमिलरली अदर जो हमारी सिस्टमिक डिजीजेस है, लाइक हाइपरटेंशन है या और कोई बीमारी है, उसके रिलेटेड जो डिजीजेस आंखों को, या आजकल जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया उसकी वजह से जो डिजीजेस आईज को इफेक्ट करती हैं, वो आजकल काफी कॉमन हो गई हैं। ओके, तो मैम जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी लोग जो हैं वो आँखों को उतना सीरियसली नहीं लेते एज़ कम्पेयर टू अदर डिसीज़ेज़ जो होते हैं, आँखों की परेशानियों को, जैसे कोई एलर्जी होना या कम दिखाई देना, ब्लर दिखाई देना, जैसे लास्ट में मायोपिया निकलता है, परमेट्रोपिया नज़दीक के लिए निकलता है। ये जो डिले है जो लोग बचपन से करते हैं कुछ वक़्त के लिए, ये डिले लास्ट में कॉस्टली कितना हो सकता है अगर वो काफ़ी देर तक ना दिखाएँ? बहुत कॉस्टली हो सकता है कुछ डिजीजेस में, लाइक कि जैसे मैंने अभी ग्लाकोमा की बात की, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें अर्ली सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते हैं ज़्यादा, तो पेशेंट को तब तक पता नहीं चलता जब तक एक एडवांस डैमेज हो गया होता है। तो तब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हम सिर्फ उस डैमेज को रोक सकते हैं, उसको जो डैमेज हो गया उसको वापस नहीं ला सकते। ऐसे बाकी भी सिम्टम्स है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, अर्ली डिजीज में पता नहीं चलता है, लेकिन एडवांस स्टेज इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रीट देन। सो हमेशा एक रेगुलर आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है हर किसी एज ग्रुप के लिए। ओके, तो मैम जैसे कि आप पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी में स्पेशलाइज़ करती हैं, तो एक सवाल बच्चों के हवाले से पूछना चाहूँगा मैं पहले कि जैसे देखा जा रहा है वक़्त जितना आगे जा रहा है, बच्चों में आँखों की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे मेन रीज़न्स क्या हैं और कौन-कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही जी, देखिए, आजकल जो लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है बच्चों में, दैट इज़ द मेन कॉज़ ऑफ इंक्रीज़ आई डिज़ीज़ इन द चिल्ड्रन। जैसे कि हमने देखा है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आँखों में नंबर का जल्दी आना, या स्क्विंटिंग जिसको हम बोलते हैं, आँखों का बैंगापन, वो बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। ड्राइनेस ऑफ आई ज़्यादा हो गया है। तो ये जो हम बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों में ये जो डिज़ीज़ेज़ ज़्यादा पाई गई है, ये एक मेन कॉज़ है। ओके, तो जैसे कि आपने बात की स्क्रीन टाइम की, हुँ, हुँ। कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, अब
काफ़ी लोग बिना मतलब के यूज़ करते हैं फ़ोन का, मतलब जी, एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन काफ़ी हमें ये भी मानना पड़ेगा, काफ़ी लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब ज़रूरत बन चुकी है ज़िंदगी की। जी, बच्चों में भी देखा जाए तो काफ़ी वक़्त तक जो घर से स्कूलिंग हुई थी, तो ऑनलाइन क्लासेस चली थी, इनको तो मोबाइल या लैपटॉप पे चलाना बहुत ज़रूरी था। तो अब ये मैंडेटरी बन चुका है स्क्रीन टाइम, इससे बच नहीं पाएगा एक इंसान क्योंकि अब ज़रूरत है ये। इससे कैसे एक बच्चे को बचा सकते हैं पेरेंट्स अपने घर पे, जिनको पता है कि मेरे बच्चे को लैपटॉप और फ़ोन तो चलाना पड़ेगा, लेकिन इसकी आँखों कैसे बचाऊँगा मैं कम एज से ही? जी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि आजकल हम उस ज़माने में हैं, जिसे हम अपने बच्चे को स्क्रीन से बिल्कुल ही अवॉइड अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसकी डेवलपमेंट और उसके प्रोग्रेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं, ताकि उसकी वजह से उसका बुरा असर ना पड़े बच्चों पे। मोबाइल से अच्छा हमेशा एक टैब है, टैब से अच्छा एक लैपटॉप है, यानी कि बिगर द स्क्रीन इट्स बेटर, ठीक ओके। है? एंड एक कंटिन्यूअस यूज़ को थोड़ा-सा हमें लिमिट करना है, यानी कि अगर बच्चे को कुछ काम करना है, स्कूल के असाइनमेंट्स है, आफ्टर 1 आवर उसको बोलिए 5-10 मिनट का गैप ले। गैप का मतलब ये नहीं है कि वो रील्स देखना स्टार्ट करे। गैप्स का मतलब ये है कि वो कहीं और में अपना ध्यान दे, हुँ, ठीक है? हुँ। तो अपनी आइज़ को एक थोड़ा-सा गैप दे दे। प्लस एक हमेशा एक आर्म डिस्टेंस की लेंथ बिटवीन योर गैजेट एंड योर आईज शुड बी देयर, एंड बीच में एक 20-20 रूल होता है। हुँ, 20-20 रूल का मतलब है कि हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकेंड्स के लिए दूर की तरफ देखिए, 20 फुट की दूर की तरफ देखिए। उससे क्या होता है, एक तो हमारी आई मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है? हुँ, एंड हम ब्लिंक करते हैं तो हमारे जो नॉर्मल टेयर्स होते हैं, जो हम मोबाइल या गैजेट्स पे होते हैं, तो हम इवन ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं। तो ड्राइनेस के कॉजेज़ ज़्यादा हो जाते हैं, तो ब्लिंकिंग रेट भी कम हो जाती है। तो हम ब्लिंक करेंगे तो वो सब चीज़ें कम ही हो कम जाएगी। नहीं। ओके, तो अब स्क्रीन की बात करते हैं, जैसे जी। आपने पहले ही उसका ज़िक्र किया था। ये जो चीज़ है, ये लोग अक्सर जानते नहीं हैं इसके बारे में पूरा, तो आप इसे तफ़सीलन बताएँ कि स्क्विंट होता क्या है, ये कैसे डेवलप होता है और इसका इलाज क्या है विद टाइम? स्क्विंट या कश्मीरी में जो हम शारिर कहते हैं, उसका मतलब है कि आँखें या तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं या हुँ, बाहर की तरफ है, या कुछ पेशेंट्स में हम ऊपर या नीचे की तरफ भी देखते हैं। ये यूजुअली बचपन से अगर बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर्स है, यानी कि नंबर है आँखों का, उसकी वजह से जो हमने ट्रीट नहीं किया है, उसकी वजह से आ सकता है। या तो उनकी मसल्स में कुछ कमज़ोरी है या नर्व्स में कुछ कमज़ोरी है, उसकी वजह से आ सकता है। स्क्विंट एक ईज़िली ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाए, जो इसके माहिर है, ताकि बच्चे को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एक सही समय पे मिले। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे को एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए सिर्फ़ आँखों का एक डायरेक्शन में देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उनका विज़न डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। राइट। जब तक उनका विज़न डेवलपमेंट नहीं होगा, वो सही से अपने स्कूल में उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे या ज़िंदगी में बाकी चीज़ें नहीं कर पाएँगे। एंड स्क्विंट एक सिर्फ़ कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए हम ठीक नहीं करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो जैसे कि हम अभी ज़्यादातर हमने जो बातें की उनमें स्क्रीन टाइम हर जगह आया, तो स्क्रीन टाइम के हवाले से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हमारी स्क्रीन से लाइट्स निकलती हैं, यूवी रेज़ जिन्हें हिंदी में और उर्दू में नीली रोशनी भी बोलते हैं, जी। उनका आँखों पे कितना बुरा असर पड़ता है? पहला तो ये सवाल, और दूसरा कि काफ़ी सुना गया है, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी बातें चलती रहती हैं कि जब आप रात को अगर आप काम कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो पूरी लाइट्स ऑफ करके ना चलाएँ। जी। ये बात किस हद तक सच है? जी, जो आपने कहा कि जो लाइट्स, ब्लू लाइट जो निकलती है मोबाइल से, यूजुअली ये शाम को जब हम डिम लाइट करके मोबाइल देखते हैं, इससे हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। ये मेलाटोनिन को बनाने में ये डिक्रीज़ करता है मेलाटोनिन सिक्रीशन को, ये ब्लू लाइट। तो उससे एक तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, प्लस अगर हम बिल्कुल डिम लाइट में कोई भी गैजेट देखें, उससे हमारे आँखों के नंबर बढ़ने में भी काफ़ी ये हो जाता है कि आँखों का नंबर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, और ये काफ़ी रिसर्चेज़ अभी आई हैं कि आफ्टर कोविड जब से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हुँ, बहुत प्रोग्रेशन है मायोपिया का। वो यही कॉज़ है कि लोग ज़्यादा इंडोर्स रहे, डिम लाइट में काम किया। सो एक तो ये आपका नंबर बढ़ा सकता है, प्लस इट कैन आल्सो डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल। ओके, तो और जो दूसरा सवाल था कि जो दिन को चलाना और रात को चलाना, क्या सच में डिफ़रेंस है? आँखों पे डिफ़रेंस पड़ता है दिन को और रात को चलाने में फ़ोन से?
देखिए, दिन में क्या हमेशा इट्स इम्पोर्टेंट कि ब्राइटनेस कैसी है आपकी सराउंडिंग की और आपके गैजेट की, और ओके, ऑलमोस्ट इट शुड मैच योर गैजेट, द ब्राइटनेस शुड मैच द सराउंडिंग ब्राइटनेस, वो आपके गैजेट की ब्राइटनेस को मैच करना चाहिए। अगर आपने, चाहे वो दिन हो फिर रात हो, ओके। ठीक है? तो अभी आपने एक बात की थी 20-20-20 रूल जी, जो है, जो जी। आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी लोगों को उस एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आएगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, काफ़ी लोग प्रेशराइज़ करते हैं कि इस रूल को फ़ॉलो किया जाए। आप समझाएँ कि असल में ये रूल है क्या? कैसे करना चाहिए? और क्या ये किसी ऐज के लिए स्पेसिफिकली है या हर इंसान को ऐसा करना चाहिए? हर कोई जिसका कंप्यूटर या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, हुँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो एक ये 20-20 रूल यूज़ करे। ओके, ये बहुत सिंपल रूल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फॉलो। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप व्हाटएवर यू आर यूजिंग, एक कैप्शन साइड में रख सकते हैं कि 20 मिनट्स हो गए हैं। 20 मिनट्स के बाद बस आपको थोड़ा अपने स्क्रीन से नज़र हटा के दूर देखना है फॉर जस्ट 20 सेकेंड्स। ओके, सो दैट विल डू इट, ठीक है? तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो हम नॉर्मली कर सकते हैं। ओके। तो स्क्रीन से आपने बोला क्या से आँखें ज़्यादा खराब हो रही है आजकल। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं 2012-13 से लगभग चश्मा लगा रहा हूँ। जी। नंबर मैंने काफ़ी टाइम कॉन्स्टेंटली नहीं लगाया तो नंबर बढ़ गया है, हुँ, मायोपिया काफ़ी एक्सट्रीम हो गया है। हुँ, लेकिन उस टाइम पे फ़ोन स्क्रीन टाइम उतना नहीं था। हुँ। जब मैं 8th-9th क्लास में जी, था तब जी। स्क्रीन टाइम बहुत कम था, मतलब हुँ। रेयरली फ़ोन या लैपटॉप देखने को मिलता था। तो उस टाइम से हमारी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उस टाइम स्क्रीन टाइम नहीं था, तो बेसिकली और क्या रीज़न्स हो सकते हैं ऐसे मायोपिया या देखिए, नंबर बढ़ने के? मायोपिया पहले हमें समझना है कि मायोपिया होता क्यों है? हुँ, मायोपिया होता है कि आई बॉल की लेंथ बढ़ती है ज़्यादा, जितना उसको नॉर्मली बढ़ना चाहिए। ओके। तो अप टू 17 इयर्स ऑफ एज तो आई बॉल बढ़ती ही है, ठीक हुँ, है? तो मायोपिया का नॉर्मल ट्रेंड है कि विद एज ये बढ़ेगा, ठीक है? उस टाइम पे जैसे आपने बोला, तब ऐसे रिसर्चेज़ नहीं हुई थी या कुछ ऐसे ग्लासेस नहीं अवेलेबल थे जो हमें प्रोग्रेशन को भी बचा सकते थे, ठीक है? ओके। जबकि इस टाइम अगर हम देखें, हमारे पास अब ऐसे मेडिसिन्स हैं जो हम वेरी लो डोज़ एट्रोपिन यूज़ करते हैं, या मायोस्मार्ट ग्लासेस बच्चों में देते हैं जो बिलो 17 इयर्स को, जो प्रोग्रेशन आप बोलते हैं मायोपिया का जो हुँ, बढ़ हुँ, रहा है, उसको भी रोक सकता है, ठीक है? तो विद ओके। एवरी डे देयर इज़ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, तो वो चेंज इन टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी अब इफ़ेक्टिव भी है। हुँ। तो मैं अब बात करते हैं ग्लासेस की। देखिए, जी, चश्मों की बात उठी है तो जब एक इंसान को जिसको या तो मायोपिया लग रहा है, हो रहा है, या नज़दीक का या दूर का साफ नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा इश्यू है या सिर दर्द होता है, तो वो एक चश्मा ले लेता है। जब वो एक क्लिनिक पे जाता है चश्मा लेने के लिए, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो फ़ोन या कंप्यूटर का कांस्टेंट यूज़ करता है? उसको कौन-सा वाला चश्मा लेना चाहिए? बिकॉज़ उसको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई जाएँगे जो जी, जी। एक नॉर्मल इंसान, एक लेमन समझ नहीं पाएगा। हुँ। तो उसको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर बाइंग पेयर ऑफ देखिए, ग्लासेस? ग्लासेस में जो आजकल मेनली वो आपको बोलते हैं कि आप जी एआरसी यानी कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस लीजिए हुँ, या ब्लू कट ग्लासेस लीजिए। हुँ, ARC है, इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु यूज़ कंप्यूटर्स और स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है या जो नाइट ड्राइविंग करते हैं, वो उनका ग्लेयर बहुत कम करता है। जो हम देखते हैं जो कंटिन्यूअसली एलईडी लाइट्स में काम करते हैं, ठीक है? हुँ, उनका ग्लेयर बहुत कम हो जाता है, तो उनके लिए बेस्ट है अगर वो ARC कोटिंग ग्लासेस लें। दूसरे टाइप होते हम बोलते हैं ब्लू कट ग्लासेस। हुँ। हालाँकि ब्लू कट ग्लासेस आर ओवर हाइप्ड, ये उतना हमें इफ़ेक्टिव नहीं है आइज़ के डैमेज का, लेकिन थोड़ा-सा जो कंप्यूटर यूसेज ज़्यादा करते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल है, बट इट्स नॉट प्रूवन बाय रिसर्च कि ब्लू कट ग्लासेस हमें कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाँ, ARC इज़ इफ़ेक्टिव। दूसरे होते हैं हमारे फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस, जो पेशेंट्स जिनका ग्लेयर ज़्यादा है, यानी कि जिनको लगता है कि हमें टक्कर पड़ रही है, वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट सनलाइट, उनके लिए फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस या टिंटेड ग्लासेस की ऑप्शन होती है। फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस ऐसे ग्लासेस होते हैं कि वो जब धूप में जाए, वो टिंटेड कलर उनका हो जाए ग्लासेस का, लेकिन जब वो इंडोर्स हो, वो बिल्कुल नॉर्मल ग्लासेस की तरह एक्ट करे। तो वो वैसे पेशेंट्स को वो ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको ज़्यादा टक्कर पड़ने की शिकायत है, तो बेस्ट इज़ टू गो फॉर फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस। ओके, तो ये 3 टाइप की क्लासेस आपने बताई। अब एक जो नॉर्मल इंसान है, जो एक स्टूडेंट है अभी, जिसका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, जब वो चश्मा लेने जाएगा तो उसे ए ए क्या पहला क्या उसकी डिमांड करनी चाहिए कि ARC कौन-सा? ग्लासेस। एआरसी क्लासेस। यस। तो उसके बाद कोई ऐसा स्क्रीन टाइम जिसके बाद मतलब वो उसके बाद वो लिमिट नहीं कर सकता? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान नाइट शिफ्ट करता है, लैपटॉप पे वर्क फ्रॉम होम जी, करता है, जी, तो जी। उसका 8 घंटे, 9 घंटे का आराम से शिफ्ट चला जाता है। हुँ। क्या वो उसकी आँखों पे कम असर पड़ेगा एआरसी क्लासेस लेने के बाद?
ग्लासेस उनको हार्मफुल लाइट से तो बचाएगा, बट एक कंटिन्यूअस यूज ऑफ स्क्रीन की वजह से आंखों में स्ट्रेन पड़ सकता है। हम्म। तो उसके लिए हम एक हमेशा एडवाइस करते हैं, क्योंकि ड्राइनेस भी होता है, तो एक कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, और जैसे हमने अभी 20-20 रूल हम्म। या कुछ पामिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि खुद अपने हाथ से थोड़ा अपने आईज को दबा दिया, ठीक है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करके वो अपने आईज को, वो जो स्ट्रेन और स्ट्रेस पड़ता है एक कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम से उससे बचा बचा सकते सकते हैं। ओके मैम, अब हम बात करते हैं ग्लूकोमा की। हैं ये जी। कश्मीर में अंधेपन का वन ऑफ द मेजर रीजन है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज है। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसके मेन कॉजेज क्या हैं और क्या ये ट्रीटेबल है? जी, बिल्कुल ट्रीटेबल है। ग्लाकोमा एक ऑप्टिक नर्व की डिज़ीज़ है, जिसमें यूजुअली आँखों में प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से आँख की नर्व जो है वो कमज़ोर होती है। बहुत सारे जो मेन टाइप ऑफ ग्लाकोमा है, उसमें सिम्पटम्स बहुत अर्ली डिटेक्ट नहीं होते हैं, जब तक कि एक एडवांस डैमेज भी हो सकती है नर्व में। एक टाइप ऑफ ग्लाकोमा ऐसा भी है जिसमें पेशेंट्स को पहले से ही बहुत सीवियर पेन होते हैं, वो वाले पेशेंट्स अर्ली डॉक्टर के इंटरवेंशन के लिए जाते हैं। हम्म। लेकिन जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है, जो ज़्यादा पाया जाता है, उसमें पेशेंट्स को सिम्पटम्स नहीं होते हैं, तो वो यूजुअली पेशेंट्स तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब एक एडवांस्ड डैमेज हो गया होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पेशेंट्स हैं या जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लाकोमा है, हम्म। उनको हमेशा अपना एक 40 इयर्स के बाद एक ईयरली ऑप्थेल्मोलॉजिकल चेकअप एक रूटीन बनाना चाहिए। ओके, तो हम जैसे कि आपने चेकअप की बात की कि अगर फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की तो उनको रेगुलर चेकअप करना चाहिए। तो जो बाकी डिजीज है आंखों की, ग्लूकोमा के बगैर भी अगर हम देखें, अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, कोई नंबर लगा हुआ है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कोई डिजीज है, एक इंसान को, एक फैमिली को अपने बच्चे को कब से रेगुलर आंखों की चेकअप्स करानी चाहिए? बच्चों के चेकअप्स के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, तो बच्चा जब 1 साल का है तो एक ऑप्थेल्मोलॉजिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले, स्कूल जाने से पहले, ओके। एंड देन आफ्टर दैट एक ईयरली एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी रहता है। ओके, तो उसके बाद जो बच्चों के बाद अगर एल्डर्स की बात करें तो उनके लिए एल्डर्स रेगुलर कब चेकअप जरूरी है? एल्डर्स में भी जैसे मैंने आपको कहा कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या कोई सिस्टमिक डिजीजेस है। हम्म। डायबिटिक पेशेंट्स को भी अगर उन्होंने पहले चेकअप कराया है और उनका रेटिना नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो एक ईयरली चेकअप। लेकिन अगर उनको आई डॉक्टर ने कहा है कि नहीं, कुछ चेंजेस हो गई हैं, तो वो डॉक्टर उनको 6 मंथली या डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस 3 और 4 मंथली बुलाएंगे चेकअप के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कैटरैक्ट की। अब ये कश्मीर में अगर हम देखें, मौसम काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बहुत ठंड होती है और अब कुछ साल से बहुत गर्मी भी होती है। ये कैटरैक्ट जो है, ये एक ओल्ड एज डिजीज़ है। ये इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है कश्मीर में? पहले से इतनी कॉमन क्यों है? इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? कैटरैक्ट, जिसको हम ज़ाल बोलते हैं कश्मीर में, या मोतियाबिंद बोलते हैं, तो ये एक्चुअली एक एज रिलेटेड डिजीज़ है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द चेंज इन द वेदर एक्चुअली, ओके। बट इट इज़ एन एज रिलेटेड डिजीज़। कुछ लोगों में यंग एज में भी पाया जाता है। इनफैक्ट बच्चे भी कैटरैक्ट बॉर्न होते हैं। बट यंग एज में कैटरैक्ट कुछ डिजीजेस के साथ होता है, यानी कि अगर पेशेंट ने काफ़ी स्टेरॉइड लिया है, या उसको कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, हुँ। या तो उसको कोई और डिजीजेस है जिसकी वजह से कैटरैक्ट रिलेटेड है। कैटरैक्ट वरना एक एज रिलेटेड डिजीज है, जो आफ्टर 50 तो थोड़ा-थोड़ा लेंस, हमारी नेचुरल लेंस में चेंजेस आते हैं। और कश्मीर में थोड़ा यूवी एक्सपोज़र भी है, क्योंकि हुँ। कुछ जगह, तो वो एक कॉज़ है जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट हो जाता है पेशेंट्स। ओके, तो कैटरैक्ट की सर्जरी होती है जो कि अभी एडवांस हो गई है काफ़ी, लेकिन लोग फिर भी डरते हैं इससे। ये सर्जरी कितनी सेफ है? एडवांस टेक्नोलॉजी जो आई है, इसमें कोई रिस्क है आँखों को? और ये सर्जरी कितनी प्रॉब्लमैटिक है, आगे प्रॉब्लमैटिक हो सकती है या नहीं, या एक नॉर्मल सर्जरी है जो ईज़िली हो जाती है? कैटरैक्ट सर्जरी आजकल की दुनिया में सबसे सेफेस्ट एंड एडवांस्ड सर्जरी है। ये आजकल हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे होती है। ये बहुत कम समय में लगता है। एक जो एक्सपीरियंस सर्जन है, आई थिंक 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम में कैटरैक्ट सर्जरी होती है, जो हम अपने सेंटर में सर्जरी करते हैं। इसमें वी डोंट गिव एनी इंजेक्शंस टू द पेशेंट्स, व्हिच इज़ वी डू इट अंडर ओनली टॉपिकल एनेस्थीसिया, यानी कि सिर्फ ड्रॉप्स डाल के हम सर्जरी करते हैं। सेम डे पेशेंट घर जाते हैं, कोई बेड रेस्ट नहीं होता है, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी सेफ है। और जो मिथ्स है उसके रिलेटेड, आई थिंक वो बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, जो कि पेशेंट्स को आजकल चेंज करना चाहिए।
ओके, तो मैम अगर हम सर्जरी की बात करें तो लेज़र सर्जरी, लेसिक जो है जी। वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन सर्जरी अब बन चुकी है। लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं ये चश्मा निकाल दूँ, मैं चश्मा उतार दूँ, तो उसके लिए वो सर्जरी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर एक डर होता है। सर्जरी वर्ड सुन के एक इंसान के अंदर डर आ जाता है। जो ये लेज़र सर्जरी है लेज़िक, ये क्या चेंजेज़ लाती है? इससे क्या असर पड़ता है एक इंसान पे, आँखों पे, मतलब अगर वो मायोपिक हो, हाइपरमेट्रोपिया हो उसको, इन चीज़ों में क्या असर पड़ता है? और सेकंडली कोई रिस्क है इन द लॉन्ग रन लेज़िक सर्जरी के बाद? लेसिक सर्जरी भी काफ़ी एडवांस हो गई है विद टाइम। तो लेसिक जब हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, हर किसी के लिए लेसिक सर्जरी नहीं होती है। इट इज़ व्हेन वी सिलेक्ट अ पेशेंट, व्हेन पेशेंट इज़ फिट फॉर द लेसिक, देन ओनली वी कैन गो फॉर लेसिक सर्जरी। हुँ, लेसिक में हम यूजुअली आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज ही करते हैं, और जब उसकी रिफ्रैक्शन स्टेबल हो फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, आफ्टर मतलब 17 के बाद 1 साल तक रिफ्रैक्शन स्टेबल रही हो। हुँ, हुँ। तो लेसिक सर्जरी में भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है दैट इट हैज़ बिकम वेरी सेफ। तो पेशेंट्स को इनफैक्ट ऑपरेशन टेबल से उठ के ही सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। दे आर दैट हैप्पी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पेशेंट को कोई डर होना चाहिए अगर वो लेसिक सर्जरी के लिए फिट है। जो हम पहले फिटनेस चेक करते हैं कि ये पेशेंट फ़िटनेस कैसे चेक होती है? फिटनेस इज़ के पेशेंट के कॉर्निया में उतनी थिक, क्योंकि ये कॉर्निया पे होता है लेसिक, हुँ, ठीक है? हुँ। तो कॉर्निया में उतनी थिकनेस है कि वो उसके नंबर को कोरिलेट कर रहा है, यानी कि उसका नंबर और कॉर्निया थिकनेस कोरिलेट होनी चाहिए। अगर हम इस पे लेज़र कर रहे हैं, वो नंबर निकलना चाहिए, ठीक है? ओके। उनका रेटिना मज़बूत है कि नहीं, उसके रेटिना में कोई, जैसे कि हमने देखा गया है, जो हाई मायोप्स होते हैं, उनका कभी रेटिना वीक होता है, तो पहले उन केसेस में हमें रेटिना को ट्रीट करना होता है बिफोर गोइंग फॉर अ लेसिक सर्जरी। तो वो सब एक, जब रेटिना की जांच होती है उसके बाद ही वी टेक पेशेंट्स फॉर लेसिक। उनकी ऑप्टिक नर्व, जैसे मैंने आपका कहा, ग्लाकोमा तो नहीं है, वो हुँ। सब कुछ देखने के बाद ही इफ पेशेंट इज फिट फॉर लेसिक, इट इज अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर ग्लासेस। ओके, तो मैम अब सर्जरीज वगैरह की हमने बात की, अब हम लाइफस्टाइल और डाइट, जैसे हमने स्क्रीन टाइम की बात की, लेकिन हम डाइट की बात करते हैं। हर बीमारी जो हम देखें, जो हमने यहाँ पर जिन्हें भी डॉक्टर साहब से बात की है, हमने देखा है कि ना एक्सरसाइज करना हर बीमारी में एक ना एक असर डालता है, या उनका खाना पीना जो चेंज हो गया, वो आंखों के मसले में, अगर एक इंसान चाहता है, एक नॉर्मल लेमैन चाहता है कि उसकी आंखें बचपन से ठीक रहें, तो उसको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए? क्या डाइट, कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे ज़्यादा खानी चाहिए जिससे उसकी आंखें बेहतर रहें? आँखों के लिए मैं, जैसे कि सब बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज़ उनमें पिगमेंट्स होते हैं जो हमारी रेटिना के लिए ज़रूरी होते हैं। एट द सेम टाइम जो पेशेंट्स कुछ एज रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं जो रेटिना में होती हैं, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे कि गावा होता है या फिश लिया। फिश इवन दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड हुँ, जो हमारी ड्राइनेस को भी कम कर सकते हैं। वॉलनट्स, विच जो हमारी कश्मीर में हुँ, इतना है और हम ही खुद नहीं लेते हैं सब। तो वो बहुत ही एक हाई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी उसमें काफ़ी पाए जाते हैं। सो ऐसे फूड्स हमें रेगुलरली लेने चाहिए जो हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैम आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक़्त और नहीं लेंगे हम। एलर्जी जो होती है आँखों की, जैसे किसी की आँखें काफ़ी लाल हो जाती हैं या आँसू आने लगते हैं, और दूसरी चीज़ जो सर में दर्द होता है लोगों का, इन एलर्जीज़ को एक इंसान कितना सीरियसली लेना चाहिए? इनके क्या इलाज है, और क्या इनके पीछे कोई बड़े कॉज़ेज़ हैं जो आगे जाके इंसान को बहुत तंग कर सकते हैं या बड़ी प्रॉब्लम बन सकती आई एलर्जीज़ एक इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं आजकल ओपीडीज़ में, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉज़ है आई डिज़ीज़ेज़ का। कश्मीर में आपने जैसे देखा होगा, पोलन्स काफ़ी कॉमन होते हैं और है? उस सीज़न में आई एलर्जीज़ भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें आँखें रेड, आँखों से पानी आना, और बच्चे यूजुअली आँखों को मसलते हैं, और हुँ, आँखों को मसलने या आई रबिंग से एक बहुत ही एक आई की डिज़ीज़ जिसको हम केराटोकोनस बोलते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कश्मीर में ही पाया जाता है, व्हिच इज़ मेनली रिलेटेड टू दिस एलर्जी आई डिज़ीज़ेज़ ओनली। सो आपको अगर कभी भी लगता है कि आपकी आँख में रेगुलरली कंटिन्यूअसली एलर्जी होती रहती है, तो प्लीज़ एक आई डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपको एक प्रॉपर मेडिसिन दे, और आँखों में ठंडा पानी यूज़ कीजिए। और यूजुअली जो बच्चों को अगर उनको फूलों से एलर्जी होती है या स्विमिंग आजकल बच्चे करते हैं, उनमें एलर्जी काफ़ी पाई जाती है। यूज़ प्रोटेक्टिव ग्लासेस ऑलवेज़ व्हेन चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर स्विमिंग। तो ये, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है कॉर्निया की, जिसको हम केराटोकोनस बोलते हैं। इसमें बाद में कभी-कभी इट बिकम्स एडवांस, हमें केराटोप्लास्टी यानी कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है।
सो जिस चीज़ को हम बहुत लाइटली लेते हैं वो बहुत हमें चीज़। एक बहुत एडवांस चीज़ तक पहुँचा सकती है, जो कि हम देखते हैं रेगुलरली अपनी ओपीडी में रोज़। सो डोंट टेक इट लाइटली कि बस आँख की एलर्जी है, ये तो छोटी-सी चीज़ है, क्योंकि इससे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हमें हो हो सकती सकती है। हैं। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द डॉक्टर्स लाउंज बाय कश्मीर लाइव।